नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खुलने वाला है। शीश महल पर वो चिट्ठी आज आपको दिखाऊंगा जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो केजरीवाल को जेल पहुंचाएगी। इसके अलावा भावना की बेल, कोर्ट में खुल गया केजरीवाल का खेल। आज एक एक डिटेल आपको दूंगा। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे एक तरीके से उल्टे मनीष सिसोदिया को फंसा दिया, आज उसकी डिटेल भी आपको दूंगा। क्या कोर्ट ने कह दिया है कि शराब घोटाला नहीं हुआ? इसका सच क्या है, आज इसके फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। इसके अलावा अतीक के वकील का शाइस्ता पर बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। आज वो खुलासा आपके सामने होगा। फरार शाइस्ता के पास वो हथियार जो अतीक के पास भी नहीं था। उस रात ऐसा क्या हुआ था जो अतीक और अशरफ गुस्से से भर गए थे, आज वो बात भी आपको बताऊंगा। अतीक के जनाजे में शामिल होने पहुंची थी शाइस्ता, लेकिन फिर क्या हुआ उसकी डिटेल भी आ गई है। पहलवानों का आंदोलन मोदी विरोधियों ने हाईजैक कर लिया है क्या? आज इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। रेसलर्स का जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन अब किसान आंदोलन पार्ट 2 बनेगा क्या? और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से बीजेपी क्यों बच रही है, आज इसकी भी बात होगी। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज थम गया है। शाम को कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों के लिए 10 मई को वोट डाले जाने हैं, जबकि चुनाव के नतीजे 13 मई को आने हैं। आनंद मोहन की जेल से रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी किया है। दरअसल आईएएस अफसर जी कृष्णैया की पत्नी ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। नीतीश सरकार ने आईएएस अफसर की हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई के लिए जेल मैनुअल में बदलाव किया, जिसका पीड़ित परिवार ने विरोध किया है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास 2 दिन के अंदर दूसरा धमाका होने से हड़कंप मच गया। यह धमाका स्वर्ण मंदिर से 800 मीटर की दूरी पर हुआ। पंजाब के डीजीपी ने धमाकों में आईईडी का इस्तेमाल होने से इनकार किया है। हालांकि पुलिस ने टेरर एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने फिल्म द केरला स्टोरी को बैन कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि द केरला स्टोरी एक मनगढ़ंत कहानी है। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि केरला स्टोरी की तरह बीजेपी बंगाल को लेकर एक फिल्म को फंडिंग कर रही है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिल्म का विरोध कर कुछ दल पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आज वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश होकर रिहायशी इलाके में गिरा। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि MiG-21 का पायलट पैराशूट की मदद से सुरक्षित लैंडिंग करने में कामयाब रहा। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दिए। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल चोट की वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हो गए। केएल राहुल की जगह ईशान किशन को टीम में जगह दी गई है। इंग्लैंड के ओवल में 7 जून से होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें शीश महल पर उस चिट्ठी का चैप्टर जो केजरीवाल को जेल पहुंचा सकती है क्या। आपको बताएंगे कि कैसे टाइम्स नाउ नव भारत से ऑपरेशन शीश महल का बदला लेने और टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्टर को जेल भेजने के चक्कर में कोर्ट में केजरीवाल का खेल खुल गया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि क्या केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से उल्टे मनीष सिसोदिया को फंसा दिया है क्या। देखिए, देश देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी ताकत झोंक रखी है कि उनके करोड़ों के शीश महल पर टाइम्स नाउ नव भारत सवाल ना पूछ ले। उनकी पंजाब सरकार ने जिस तरह से काम किया, झूठा केस बनाकर टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्टर को जेल तक भिजवा दिया। लेकिन अदालत जनता की हो या फिर कानून की अदालत हो, दोनों जगहों पर केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ रही है। जनता की अदालत में तो केजरीवाल कोई जवाब दे ही नहीं पा रहे। देश भर से रिएक्शन आ रहा है कि देश नव भारत के साथ खड़ा है, भावना के साथ खड़ा है, हमारे कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ खड़ा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं लोग, पर अरविंद केजरीवाल से जवाब देते नहीं बन रहा।
शीश महल पर 2 हफ्ते से चुप्पी साध कर बैठे हैं केजरीवाल जी, लेकिन अंदर से टाइम्स नाउ नवभारत से बदला लेने की तिकड़म लगा रहे हैं ताकि उनके शीश महल पर बात करने से टाइम्स नाउ नवभारत डर जाए, ताकि आराम से केजरीवाल चैन की सांस लेकर अपने शीश महल में करोड़ों की मार्बल वाले फर्श पर टहल सके, 8-8 लाख के पर्दों से बाहर झांककर अपने लॉन का नजारा ले सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल सोचते थे कि भावना अरेस्ट हो जाएगी, नवभारत जो है वो डर जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि नवभारत दूसरे चैनल जैसा नहीं है। नवभारत पलटकर और तीखे सवाल पूछेगा। नवभारत ये जो आम लोगों की लड़ाई है कि सिस्टम के सामने नहीं झुकना है, किसी के पास पावर हो पुलिस की तो वो ये सोचे कि किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, ये लड़ाई नवभारत लड़ेगा, ये शायद अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा नहीं था। और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। शीश महल पर जवाब नहीं और अब भावना को लेकर जो हो रहा है उस मामले में भी जवाब नहीं, और वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भावना जेल में ही रह जाए तो कम से कम लोगों को ऐसा लगे कि भाई हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो टाइम्स नाउ नवभारत के पीछे पड़े हुए, ये तो सबको दिख रहा है। लेकिन कोर्ट में तिकड़में नहीं चलती बॉस, वहां फैक्ट्स चलता है, वहां दलीलें चलती। टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर के खिलाफ केस में आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले भावना को इसी हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी और उस दिन कोर्ट ने कहा था कि प्राइमा फेसी SC/ST एक्ट का केस जो है वो तो लग भी नहीं रहा। लेकिन आज जब रेगुलर बेल की सुनवाई शुरू हुई तो हाईकोर्ट ने 3 बड़े ऑब्जर्वेशन दिए, और सुनिए कैसे ये केजरीवाल जी के लिए झटका है। पहली बड़ी बात, हाईकोर्ट ने यह मानी कि भावना किशोर के खिलाफ SC/ST एक्ट की धारा में दर्ज केस को खत्म करने पर बहस हो सकती है। बहस हो सकती है, यह नहीं कि मान लिया कि हां ऐसा है, लेकिन कहा कि अच्छा चलिए इस पे बहस तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी 3 धाराओं में जो केस दर्ज है उनका तो कोई आधार ही नहीं है। मतलब कोर्ट मान रहा है कि जो बाकी की 3 धाराएं लगाई गई उसका कोई आधार कोर्ट को नजर नहीं आया। यह केजरीवाल जी के लिए पहला झटका था। और तीनों धाराएं कौन सी हैं और कैसे पंजाब पुलिस ने भावना को इसमें फंसाया, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। दूसरी बड़ी बात, रिपोर्टर भावना किशोर के खिलाफ पंजाब पुलिस ने SC/ST एक्ट में जो केस दर्ज किया उस पर कोर्ट में बहस हुई कि दिल्ली से गई एक रिपोर्टर लुधियाना में कैसे किसी महिला को जान जाएगी। भाई दिल्ली से रिपोर्टर जा रही है, लुधियाना में सड़क पर कहा जा रहा है कि कोई रोड रेज का मामला हो गया, उसमें वो गाड़ी से उतरी और सामने वाली महिला को जाति सूचक शब्द कहकर गाली देती। जाति कैसे पता चली, यह बात कोर्ट को भी लगी कि यह कैसे संभव है। यह दूसरा झटका था अरविंद केजरीवाल के लिए। भावना के वकील ने इस लाइन पर बहस करते हुए दलील दी कि अगर वो मार्केट जाए और उसकी गाड़ी किसी से टकरा जाए तो उन्हें कैसे पता चल जाएगा कि जिससे गाड़ी टकराई उसकी कास्ट क्या है जो उसको गाली दे देगी। हाईकोर्ट ने भावना किशोर के वकील की दलील पर सहमति जताई कि रिपोर्टर भावना किशोर पीड़ित महिला को पहले से नहीं जानती होगी। SC/ST एक्ट से जुड़े अपराध पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है यह आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यह दूसरा झटका था अरविंद केजरीवाल के लिए, जो ये सोच रहे थे कि भावना तो जेल में चली जाएगी SC/ST एक्ट में, लंबा अंदर रहेगी और नवभारत जो है वो डर जाएगा। तीसरी बड़ी बात, हाईकोर्ट ने यह भी माना कि कैमरामैन मृत्युंजय पर FIR का कोई आधार ही नहीं है। भाई कैमरामैन क्या कर रहा है, अगर रोड रेज का मामला भी है तो गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था, उसकी लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लग सकती थी। लेकिन मृत्युंजय जो हमारा कैमरा पर्सन है जिस पर आपने SC/ST एक्ट भी नहीं लगाया, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि भावना ने जाति सूचक गाली का इस्तेमाल कर लिया, तो मृत्युंजय को काहे का जेल में डाला भाई। वैसे अगर देखा जाए तो इस तरह के मामलों में जमानत मिल जाती है, लेकिन ना मृत्युंजय को जमानत मिली, ना ड्राइवर परमिंदर को जमानत मिली, जिन पर SC/ST एक्ट है भी नहीं। यह भी कोर्ट ने देखा, और सिर्फ कोर्ट ने नहीं देखा बॉस, यह देश देख रहा है कि किस तरह से मामला बनाया जा रहा है, और यह माहौल बनाया जा रहा है कि इनको अंदर रखो सलाखों के पीछे, ताकि नवभारत के सवाल बंद हो जाए। सवाल बंद होगा बॉस, यही सबसे सवाल बंद होने लगा। इससे तो और सवाल खड़ा हो गया, पब्लिक पूछ रही है कि केजरीवाल जी एक राज्य की पुलिस मिली है तो ये कर रहे हैं, अगर देश में आ गए तो क्या ही करेंगे। लोग डर गए हैं अरविंद केजरीवाल जी आपसे, घबरा गए हैं।
रिपोर्टर भावना किशोर के खिलाफ पंजाब पुलिस ने SC/ST एक्ट की 2 धाराओं में केस दर्ज किया है। SC/ST एक्ट की धारा 3 यानी SC/ST समुदाय के व्यक्ति को क्षति पहुंचाना या अपमान करना, और SC/ST एक्ट की धारा 4 यानी लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट द्वारा कर्तव्य उपेक्षा के लिए यह धारा लगाई जाती है। अब भावना किशोर जो है वो कोई पब्लिक सर्वेंट है जी, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो रिपोर्टर ना है, तो उनके खिलाफ ये धारा क्यों लगाई पब्लिक सर्वेंट वाली? ऊपर से प्रेशर में पुलिस वालों ने ऐसा काम किया कि ढंग से काम भी नहीं किया। अच्छा, दूसरा, कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में माना कि भावना किशोर को कैसे पता होगा कि टक्कर के बाद सामने वाले की जाति क्या है, तो वो पहला वाला मामला भी जो है वो भी आज ना कल समझ में आ जाएगा कोर्ट को कि क्या हुआ नहीं हुआ। जब भी SC/ST एक्ट की धाराएं लगाई जाती हैं तब यह जरूरी होता है कि आरोपी और पीड़ित दोनों एक दूसरे को जानते हो और उसे उसकी जाति के बारे में पता हो। इस पर दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और इस आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति SC/ST एक्ट में तब तक आरोपी नहीं हो सकता जब तक उसे इस बात का पता ना हो कि पीड़ित किस जाति का है। ऐसे हवा में कोई भी उठ के कह देगा कि भाई इसने मुझे जाति सूचक डाली थी, अरे भाई ये कैसे पता कि तुम्हारी जाति क्या है? लेकिन पंजाब पुलिस को इतनी हड़बड़ी थी SC/ST एक्ट लगाने की, ऐसा लगता है कि उन्होंने तुरंत SC/ST एक्ट रोक दिया। यह भी नहीं देखा कि भावना को कैसे पता होगा सड़क पर चलती एक महिला लुधियाना की उसकी जाति के बारे में। इस आदेश के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि SC/ST एक्ट 1989 में यह बदलाव साल 2016 में किए गए, जिसमें पीड़ित की जाति के बारे में जानकारी होना जरूरी है। या नाम ही नहीं पता होगा सड़क पे कौन चल रहा है, उसकी जाति पता चल गई। कोर्ट ने कहा कि भावना के खिलाफ SC/ST एक्ट के अलावा बाकी की 3 धाराओं को लगाने का कोई आधार भी नहीं। ये 3 धाराएं क्या हैं और कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, अब ये सुनिए। जो बाकी की 3 धाराएं भावना पर लगा दी गई, जिनको कोर्ट ने कहा कि भैया ये लगाने का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ, ये तो बनती भी नहीं है, वो है धारा 279। ये किस चीज के लिए होती है? लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से ड्राइविंग। अब भाई ये बताइए, भावना तो गाड़ी चला ही नहीं रही थी, आप सबने वीडियो देखा, भावना पीछे बैठी हुई थी, आगे कैमरा पर्सन था और ड्राइवर था। तो भैया जब भावना गाड़ी चला ही नहीं रही तो धारा 279 का कौन बात का लगाए हो लापरवाही से गाड़ी चलाने की? भावना तो पिछली सीट पर बैठी थी, तो इस धारा का कोई आधार नहीं। पंजाब पुलिस ने तो जो ऊपर से सारा और मामला खराब कर दिया है। क्या क्या धाराएं लगाई? अच्छा, धारा 337 चोट पहुंचाना, यह धारा तब लगती है, अरे भाई जब भावना गाड़ी ही नहीं चला रही और अगर गाड़ी से किसी और की टक्कर हुई तो जो पीछे बैठा वो कैसे चोट पहुंचाएगा? इसलिए कोर्ट ने कहा कि यह धारा भी नहीं बनती भावना के ऊपर। जब कोई गाड़ी नहीं चला रहा तो चोट कैसे पहुंचाएगा? अच्छा, इसके बाद तीसरी धारा इन्होंने लगाई, धारा 427, 50 रुपए से ज्यादा का डैमेज पहुंचाना, 50 रुपए से ज्यादा का डैमेज, इस पे ये लगता है। अब यहां भी वही मामला, जब वो गाड़ी चला ही नहीं रही है तो डैमेज उसके खाते में कैसे आएगा भाई? जो गाड़ी नहीं चला रहा था वो क्षति कैसे पहुंचाएगा? और इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये तीनों धाराएं तो भावना पर बनती ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जी जरा फोन लगाइए पंजाब पुलिस के उन लोगों को, क्या कच्चा काम करके दिए हैं आपको? है ये कोई काम हुआ? हाईकोर्ट में ऐसी फजीहत हो रही है, बताइए, देश में फजीहत हो रही है, देश देख रहा है कि क्या ही किए हैं आप लोग। भावना किशोर मामले में आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई और इस मामले में कोर्ट के सामने जो अर्जी दी गई थी उसमें एफआईआर को रद्द करने और एफआईआर रद्द होने तक जमानत देने की अपील की गई थी। इसमें आज भावना किशोर को रेगुलर बेल और कैमरा पर्सन मृत्युंजय, ड्राइवर परमिंदर को जमानत देने के मुद्दे पर बहस हुई। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस दीपक सिब्बल ने खुद को केस से अलग कर लिया। सोचिए क्या माहौल बन गया होगा कि जज ने खुद को केस से अलग कर लिया, क्या ही वहां माहौल बना दिया गया। दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस के बाद जस्टिस दीपक सिब्बल ने कहा कि वो इस केस की सुनवाई से ही हट रहे हैं।
उसके बाद केस को चीफ जस्टिस के पास भेजा गया। अब इस केस की सुनवाई जस्टिस ऑगस्टीन मसीह की पीठ करेगी। सुनवाई होने तक भावना किशोर की अंतरिम जमानत जारी रहेगी। अब कल इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन यह भी अपने आप में बड़ा शॉकिंग है कि ऐसा माहौल कोर्ट के अंदर बन जाए कि जज अपने आप को उससे अलग कर ले। लेकिन भाई इस मामले में तो सब हो रहा है। इस मामले में पंजाब सरकार की तरफ से 2 बड़े वकीलों ने पैरवी की। अब जरा आप ये सुनिए उनके नाम और उनका पद, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ताकत अरविंद केजरीवाल जी ने लगा रखी है। पहले वकील हैं विनोद घई, जो पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल हैं। एडवोकेट जनरल एक संवैधानिक पद है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नियमों के मुताबिक एडवोकेट जनरल वही बनता है जिनका अनुभव हाईकोर्ट के जज के बराबर होता है। आप सोचिए, एक रोड रेज के मामले में हाईकोर्ट के जज के बराबर का एक वकील एडवोकेट जनरल लगाया गया है कि जाओ रोको, इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, खड़ो लड़ो ये केस। एडवोकेट जनरल किसी भी राज्य का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। दूसरे वकील हैं गौरव गर्ग धुरीवाला, जो पंजाब के वरिष्ठ डिप्टी एडवोकेट जनरल है, यानी एडवोकेट जनरल के ठीक नीचे की पोस्ट पर है। भाई यही सब देख के लोगों को सब समझ में आ रहा है कि यह बदले की कार्रवाई है या नहीं। भाई एक मान लीजिए एक केस हुआ रोड रेज का, उसमें आपने SC/ST एक्ट लगा दिया, उसके लिए एडवोकेट जनरल और डिप्टी एडवोकेट जनरल जाएगा हाईकोर्ट में केस लड़ने के लिए। इतना बड़ा मामला हो गया और वहां इतने बड़े बड़े वकील लगाने के बावजूद मामला ठहर नहीं रहा है। आप सोचिए कि एक सामान्य से मामले में पंजाब सरकार ने कैसे वकीलों को, बड़े से बड़े वकीलों को खड़ा किया, कैसे पूरी ताकत झोंक दी है, ताकि नवभारत को यह मैसेज जाए कि शीश महल पे सवाल ना पूछना, नहीं तो देखो क्या होगा। बॉस हम तो शीश महल पर पूछेंगे ही, अभी शीश महल पर और खुलासे भी करेंगे, यह भी आपको बता दूं, और यह लड़ाई भी लड़ेंगे और जनता को दिखाएंगे। लेकिन आप इस सब की क्रोनोलॉजी समझिए कि 5 मई को टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर और कैमरा पर्सन मृत्युंजय लुधियाना में केजरीवाल के कार्यक्रमों को कवर करने के लिए गए और वहां पर रिपोर्टर, कैमरा पर्सन और गाड़ी के ड्राइवर परमिंदर को पंजाब पुलिस ने केस में गिरफ्तार कर लिया। भावना को पहले दिन तो थाने में बिठाकर रखा गया, फिर उसी दिन आधी रात को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल भेज दिया। लेकिन हाईकोर्ट से भावना को अंतरिम जमानत दे दी, मिल गई, और यह कह दिया कि पहली नजर में SC/ST एक्ट का मामला नहीं बनता। इसके बाद भावना जेल से बाहर निकल आई। लेकिन आप देखिए कि टाइम्स नाउ नवभारत को शीश महल पर डराने के लिए, बदला लेने के लिए ऐसा केस बना दिया गया जो अब केस अब कोर्ट में टिक नहीं रहा। मुझे तो लगता है क्या हुआ कि ये लोग भावना को बैठा के रखे, अच्छा ये सोचे थे इतने में नवभारत प्रेशर में आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि हमने सवाल पूछने शुरू किए, भावना मिल नहीं रही थी। अब इनको वहां पर, क्योंकि रात में आप लड़की को कैसे रखिएगा थाने के अंदर, तो इन्होंने दिखा दिया। इतना आनंद फानंद में काम हुआ है लग रहा है लास्ट मिनट में, क्योंकि इनको अंदाजा नहीं था कि नवभारत जो है वो इतनी मजबूती से ये लड़ाई लड़ेगा। ये सोच रहे थे कोई दूसरा चैनल है, ये लोग सरेंडर कर देंगे। अरे सरेंडर करने आए हैं बॉस पत्रकारिता में। तो वहां इन्होंने FIR में लिख दिया 8:55 पे पहली सूचना मिली। अरे 8:55 पे सूचना मिल रही है, वीडियो है, इसको पुरुष पुलिस वाला लेके दिन के लाइट में जा रहा है। 8:55 में सूरज के अलग से चमकवाए हैं पंजाब में, और उसी आनंद फानंद में मुझे लग रहा है चूंकि FIR हुई तो ऐसी ऐसी धाराएं जो है वो जल्दी जल्दी लगी जो आज कोर्ट में टिक नहीं रही। और इस कमजोर केस को बचाने के लिए अब केजरीवाल और पंजाब सरकार ने पूरी ताकत इस तरह लगा दी है कि पंजाब सरकार के टॉप मोस्ट वकील लगाने पड़ रहे हैं, जबकि सबको समझ में आ रहा है कि यह सामान्य सा मामला है और केस जो है वो ऐसा लग रहा है कि जबरन बनाया गया। क्योंकि आप सोचिए कि 50 रुपए से ज्यादा का डैमेज करने वाली जैसी धाराओं का बचाव करने के लिए राज्य का एडवोकेट जनरल जा रहा है। क्या ये हालत कर दी है। केजरीवाल की टीम ये सब इसलिए कर रही है कि टाइम्स नाउ नवभारत उनके शीश महल की बात न करे, टाइम्स नाउ नवभारत उनके शीश महल की चर्चा न करे, 8-8 लाख के पर्दों और 4-4 लाख के टॉयलेट पर सवाल न पूछे जाए। लेकिन केजरीवाल जी आप गलती कर रहे हैं। अभी तक तो लोगों को फिर भी डाउट था कि हो सकता है केजरीवाल जी के पास कुछ जवाब होगा, लेकिन यह घटनाक्रम देखने के बाद लोगों का यकीन और बढ़ गया कि नवभारत ठीक है पूछ रहा था, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए केजरीवाल जी इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन शीश महल की बात तो टाइम्स नाउ नवभारत पर होती रही।
नया खुलासा हुआ है कि जिसमें आरोप लगे हैं कि केजरीवाल के घर पर 45 करोड़ नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए खर्च हुए। और इस 171 करोड़ रुपए का पूरा गणित आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कांग्रेस के नेता अजय माकन को सुनिए कैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई 45 करोड़ नहीं, ये शीश महल का मामला तो 171 करोड़ का है। केजरीवाल जी के महल पे मात्र 45 करोड़ नहीं खर्च हुए, केजरीवाल जी के महल पे 171 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 171 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा कोविड के समय में, ऐसे समय में जब दिल्ली के अंदर लोग ऑक्सीजन को तरस रहे थे, हॉस्पिटल्स को तरस रहे थे, हॉस्पिटल बेड्स को तरस रहे थे, गरीब आदमी खाने को तरस रहे थे, 171 करोड़ का खर्चा केजरीवाल जी के महल पे हुआ है, 45 करोड़ नहीं। तो अब मामला 171 करोड़ पर लेकर चली गई है कांग्रेस। केजरीवाल के घर पर 171 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का जो नया गणित अजय माकन जी समझा रहे हैं वो भी आपको बता देता हूं कि ये 171 करोड़ कहां से आए। भाई ये शीश महल का मामला तो और बड़ा होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि रेनोवेशन पर खर्च हुआ, जो हमने भी आपको बताया 45 करोड़, ये तो सबको पता है कि भैया 45 करोड़ खर्च हुए। लेकिन अजय माकन का दावा है कि घर के बगल में 22 ऑफिसर्स फ्लैट, जिसमें 15 फ्लैट या तो खाली कराए गए या तोड़वाए गए और 7 फ्लैट दोबारा आवंटित नहीं करने का निर्देश दिया गया, और इसके लिए 21 फ्लैट खरीदे गए। और इन 21 फ्लैट को खरीदने का जो खर्च आया, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में ये नए फ्लैट खरीदे गए, हर फ्लैट की कीमत 6 करोड़ रुपए, यानी 6 करोड़ इंटू 21 इज इक्वल टू 126 करोड़ रुपए। भाई अजय माकन दावा कर रहे हैं कि जब आपको अपना ये शीश महल और बड़ा करना था, उसी के चक्कर में ना ये 21 फ्लैट खरीद रहे हैं जिसमें 126 करोड़ लग रहे हैं। आप नहीं बड़ा करते, वो लोग वहीं रह रहे होते तो ये 126 करोड़ वेस्ट नहीं जाते। तो वो ये कह रहे हैं कि ये 45 करोड़, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 45 प्लस 126, 45 प्लस 126, तो वो कह रहे हैं ये 131 करोड़ का घोटाला है। भाई गड़बड़ है मामला। वो यहां ले आए 171 करोड़ पर कि जनता के टैक्स पेयर के पैसे का बेजा इस्तेमाल 171 करोड़ रुपए का हुआ है। अजय माकन ने केजरीवाल के शीश महल पर 171 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का आरोप लगाने के साथ ही शीश महल बनाने में दिल्ली के मास्टर प्लान की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। और अजय माकन ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखकर इस मामले की शिकायत भी कर दी है। अजय माकन ने पूरे मामले की जांच के बाद आरोप सही साबित होने पर मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यू मिनिस्टर के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने की मांग की है। मतलब अगर ये चिट्ठी एलजी स्वीकार करें और इस पर जांच हो, तो वो कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल जी को जेल में डालिए। ये अजय माकन आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल के घर को बनाए जाने में मास्टर प्लान दिल्ली 2021 की धज्जियां उड़ा दी गई, क्योंकि केजरीवाल जी का घर सिविल लाइंस के ओल्ड बंगलो जोन में है, जो कि मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के अंडर प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। वो कह रहे हैं केजरीवाल का पुराना घर तो 1 मंजिल का था, इसकी जगह बेसमेंट के साथ 3 मंजिला इमारत बना दी गई है, और केजरीवाल का नया घर बनाने के लिए परिसर में लगे 28 पेड़ काट दिए गए। यह भी आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर बिना टेंडर निकाले घर का पूरा काम करवा लिया गया है। तो अजय माकन ने यह भी आरोप लगाया है कि यह विधानसभा के विशेषाधिकार के हनन का भी मामला है, क्योंकि सरकार ने बजट तो पास करा लिया, लेकिन केजरीवाल के घर के रेनोवेशन का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। और वो ये कह रहे हैं कि इतने बड़े आरोप हैं कि इस पे जांच होनी चाहिए और केजरीवाल जी पर एक्शन होना चाहिए। ये तो केजरीवाल के शीश महल की बात थी। अभी इस पर टाइम्स नाउ नवभारत पर और खुलासे होने, ये आपको बता दूं। पहले जरा हम भावना की लड़ाई लड़ लें, इस देश के आम नागरिक की लड़ाई लड़ लें, हर मां बहन बेटी के मन में यह विश्वास भर दें कि कोई भी आदमी सत्ता में बैठकर सिस्टम को हिला नहीं देगा। एक आम आदमी के खिलाफ खड़ा होकर आम आदमी का विश्वास नहीं तोड़ सकता। यह लड़ाई हम पहले जीत लें, उसके बाद फिर शीश महल पर खुलासे होंगे। और शीश महल पर चुप रहने वाले अरविंद केजरीवाल जी का डबल स्टैंडर्ड भी आपको दिखाता हूं। शराब घोटाले में जो केजरीवाल जी शीश महल पर बोल नहीं पा रहे, वो शराब घोटाले में 2 आरोपियों को जमानत क्या मिली,
केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताने लगे कि कोर्ट ने मान लिया कि रिश्वत देने के सबूत नहीं है, इसलिए जमानत दे दी। एक तरह से माहौल यह बना दिया गया कि जैसे कभी कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं, ये कोर्ट ने मान लिया। अगर केजरीवाल जी के इसी तर्क पर जाएं कि जमानत मिल गई मतलब शराब घोटाला नहीं हुआ और कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या मनीष सिसोदिया को इसी आधार पर बार बार जमानत नहीं मिल रही है, उनके खिलाफ जांच एजेंसियों के पास ठोस सबूत है, यह साबित होता है? क्या अरविंद केजरीवाल जी फिर ये लोगों को बता रहे हैं कि भाई जो इनको जमानत मिल गई उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन जिनको जमानत नहीं दे रहा है कोर्ट, इसका मतलब वो आरोपी हैं? आपके तर्क से तो यही बात बनती है, क्योंकि आप देखिए कि मनीष सिसोदिया को आज भी जमानत नहीं मिली। आज ईडी के केस में सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 23 मई तक बढ़ा दिया। सिसोदिया कई बार जमानत की अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी जमानत की अर्जी बार बार खारिज हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल के लॉजिक से अगर किसी को जमानत मिलने का मतलब होता है कि उस पर कोई केस नहीं है, वो ईमानदार है, साफ है और केस खत्म हो गया, तो मनीष सिसोदिया को बार बार जमानत न मिलने का मतलब तो फिर उल्टा हुआ। इसका मतलब उनके मामले में कोर्ट को लग रहा है कि चीजें हैं। हालांकि बाद में सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला भी दिया, लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की भूमिका को लेकर कई गंभीर टिप्पणियां भी कर रखी हैं, लेकिन सिसोदिया पर कोर्ट ने जो कहा उस पर केजरीवाल जी कोई बात नहीं करते। और जब शराब घोटाले के 2 आरोपियों को जमानत मिल गई तो केजरीवाल का पूरा शराब घोटाला ही फर्जी बताने में वो जुट गए, अरे कुछ वो हुआ ही नहीं बॉस। दरअसल केजरीवाल जिन 2 आरोपियों को जमानत मिलने की बात कह रहे हैं और जिनकी जमानत के आधार पर वो पूरे शराब घोटाले को फर्जी बता रहे हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। इन दोनों आरोपियों का नाम है राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा। शराब घोटाले में इन दोनों आरोपियों को दिल्ली की कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जमानत मिली। राजेश जोशी को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी यानी शुरुआती तौर पर यह लग रहा है कि राजेश जोशी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है कि उसके खिलाफ केस को सही माना जाए। गौतम मल्होत्रा पर कोर्ट ने कहा कि जो ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए गए हैं उनके आधार पर पहली नजर में केस को सही मान लेना ठीक नहीं होगा, यानी प्राइमा फेसी बात हो रही है। और दूसरी बात, ये दोनों मामले जो हैं या दोनों लोगों को जो जमानत मिली ये इंडिविजुअल मामले हैं, मतलब इन दोनों को इंडिविजुअल जमानत मिली। इसका मतलब कोर्ट ने ये नहीं कह दिया कि भाई शराब घोटाले का मामला ही खत्म है। भाई ऐसा हो गया होता तो भाई मनीष सिसोदिया भी बाहर होते। लेकिन जैसे ही इन 2 लोगों को जमानत मिली, अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया, माहौल बनाना शुरू कर दिया कि शराब घोटाला ही कुछ नहीं है, पैसे का कोई लेन देन ही नहीं हुआ, ये सिर्फ केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश है। जो केजरीवाल अपने शीश महल पर 2 हफ्ते से कुछ नहीं बोल रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार के शराब घोटाले में खुद को क्लीन चिट भी देने लगे। एक बार उनको सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूं आगे की बात। अब 6 मई को जो कोर्ट का ऑर्डर आया, उस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि राजेश जोशी एक भी पैसा लाने का कोई सबूत नहीं है कि राजेश जोशी कोई एक भी पैसा साउथ लॉबी से लेके दिल्ली में लेके आया। 30 करोड़ तो दूर की बात है। तो जब राजेश जोशी एक भी पैसा लेके नहीं आया, साउथ वालों ने पैसा दिया नहीं, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को पैसा मिला नहीं, तो सारा का सारा केस तो खत्म हो गया। इसका केस क्या बचा? ना रिश्वत ली गई, ना रिश्वत दी गई। कोर्ट के उसमें साफ साफ राजेश जोशी को जो बेल मिली है वो इसी आधार पे मिली है कि राजेश जोशी साउथ वालों से कोई पैसा लेके आया, इस बात का कोई सबूत नहीं है, तो सब खत्म हो गया। अब ये कोर्ट के आदेश के बाद तो साफ हो गया, ना किसी ने रिश्वत ली, ना किसी ने रिश्वत दी, ना कोई पैसा आया, ना कोई पैसा खर्च हुआ। तो कौन सा शराब घोटाला? पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है, केवल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। अच्छा, केजरीवाल जी का चेहरा देखिए, आजकल टेंशन में लगते हैं, मतलब शीश महल का तनाव है उनको, लेकिन वो जो लॉजिक दे रहे हैं कि भाई ये राजेश जोशी जो है इसको जमानत मिल गई मतलब शराब घोटाला नहीं हुआ। भाई अगर राजेश जोशी को जमानत मिल गई और इसका मतलब शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही ये नहीं बताते। ना भारत के रिपोर्टर्स को अंदर घुसने नहीं देते, हमको दें तो हम पूछें भाई, बाकी पूछते नहीं। भाई अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जानी चाहिए थी फिर तो, लेकिन सिसोदिया को तो जमानत नहीं मिल रही, बल्कि कोर्ट सिसोदिया पर गंभीर टिप्पणियां कर रहा है। कोर्ट ने सिसोदिया के बारे में पिछले कुछ दिनों में क्या क्या कहा वो आपको बताता हूं।
अगर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट पे इतना भरोसा है तो इन टिप्पणियों पे भी भरोसा होगा। 31 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि मामले की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिसोदिया का बड़ा रोल है। कोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया का शराब पॉलिसी को बनाने और उसे लागू करने में मुख्य भूमिका थी, जिससे वो रची गई साजिश को कामयाब बना सके। कोर्ट ने कहा कि जो आरोप लग रहे हैं और जो सबूत दिए गए हैं उनसे मनीष सिसोदिया प्राइमा फेसी इस मामले की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आर्किटेक्ट है। अब एक आदमी को जमानत दे दे कोर्ट तो मतलब शराब घोटाला खत्म हो गया, कुछ था ही नहीं। लेकिन यहां कोर्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, मनीष सिसोदिया को उसका आर्किटेक्ट बता रहा है। लेकिन ये सब बातें अरविंद केजरीवाल आपको नहीं बताते। अरे भाई कुछ है ही नहीं शराब घोटाला, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जिक्र कहां से आ रहा है? उसका आर्किटेक्ट मनीष सिसोदिया को कैसे बताया जा रहा है? यह तो हुई 31 मार्च की बात। इसके बाद 28 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए ईडी कोर्ट ने क्या कहा था वो भी सुनिए। उसने कहा था कि जो भी ओरल और डॉक्यूमेंट्री सबूत कोर्ट के सामने रखे गए हैं, यह कोर्ट मानती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आरोपी की भूमिका पहली नजर में साबित होती है। जो सबूत जांच के दौरान जमा किए गए हैं वो सबूत ही अपराध में आरोपी की भूमिका के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। इसलिए आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज किया जाता है। यानी ईडी कोर्ट ने भी कहा कि मनीष सिसोदिया को लेकर सबूत दिख रहे हैं। तो जब सबूत दिख रहे हैं तो शराब घोटाला कैसे खत्म हो गया? कुछ हुआ ही नहीं कैसे? पर अरविंद केजरीवाल जी हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाएं तब तो पूछें। शराब घोटाले पर केजरीवाल कह रहे हैं कि 100 करोड़ क्या एक भी रुपए का लेन देन नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला। जबकि जांच एजेंसियां कह रही हैं कि 100 करोड़ रुपए नहीं, मामला तो इससे भी कहीं ज्यादा का है। ईडी ने 2 दिन पहले दिल्ली की कोर्ट को बताया कि एक्साइज पॉलिसी में मनीष सिसोदिया की गतिविधियों से 622 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, ये ईडी दावा कर रहा है। एक्साइज पॉलिसी के केस में 4 मई को ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बताया गया है। भाई ये सब भी तो कोर्ट में ही हो रहा है। कोर्ट की अपने मन की बात आप मानेंगे, बाकी चीजें नकार देंगे क्या? और इतनी जल्दी अगर नकारने की है तो लोगों का डाउट फिर बढ़ जाता है कि क्यों इंतजार नहीं कर लेते कोर्ट के पूरे फैसले आने का। इसी तरह से अगर सीबीआई की जांच को देखें तो सीबीआई ने पिछले महीने अप्रैल में पहली बार सिसोदिया और 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट में आरोप लगाए थे कि सिसोदिया ने अपने पद का दुरुपयोग किया और पद का दुरुपयोग करते हुए दिल्ली में शराब के होलसेल और रिटेल कारोबार में मोनोपोली के लिए नीति में बदलाव किए। सीबीआई की चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और आईपीसी की धाराएं 420 यानी चीटिंग और 120 बी यानी आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए। इसके अलावा चार्जशीट में आईपीसी की धारा 201 के तहत मनीष सिसोदिया पर अपने फोन तोड़कर सबूत नष्ट करने के आरोप भी जोड़े गए। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट में ऐसे बहुत सारे सबूत और अहम गवाहों के बयान दिए गए जिनसे साबित होता है कि पूरी शराब नीति को बनाने और लागू करने में सिसोदिया ही मुख्य आर्किटेक्ट और किंगपिन है, जो कि कोर्ट भी कह रहा है। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसके मुताबिक सिसोदिया ने पॉलिसी में साउथ ग्रुप के फायदे के हिसाब से ऐसे प्रावधान किए जिससे होलसेलर को मिलने वाले 12% प्रॉफिट मार्जिन में से 6% साउथ ग्रुप को मिल जाए। दिल्ली के शराब कारोबार में यह फायदा देने के बदले में साउथ ग्रुप की तरफ से 90 से 100 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दिए गए। इसी साजिश के तहत सिसोदिया ने होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया और इसे बढ़ाने का कोई कारण भी नहीं दिया। पॉलिसी में बदलाव को लेकर एक्सपर्ट कमेटी और लीगल एक्सपर्ट्स ने जो सुझाव दिए थे उन्हें भी खारिज कर दिया क्योंकि इससे साउथ ग्रुप को फायदा नहीं हो रहा था। ये सारे आरोप हैं, इन्हें अदालत में साबित होना है, लेकिन अदालत की शुरुआती टिप्पणियां कह रही हैं कि इनको लेकर सबूत दिख रहे हैं। तो फिर कैसे अरविंद केजरीवाल जी 2 लोगों को जमानत मिलने पर सीधे सीधे शराब घोटाला हुआ ही नहीं ये लाइन कह दे रहे हैं? ये आप भी समझ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी से, अगर वो आपको जवाब दे दे। हमको तो देते नहीं। जब सिसोदिया पर ऐसी ऐसी बड़ी बातें कोर्ट में कही जाती हैं और एजेंसियां कहती हैं तो कभी केजरीवाल ने ये सब बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर नहीं बताई।
लेकिन वो तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पूरे शराब घोटाले को ही झूठा बताने लगते हैं जब 2 आरोपियों को जमानत मिल जाती है। लेकिन जिन आरोपियों को जमानत मिली, वो जमानत भी किस आधार पर मिली, इसे बताते हुए बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। एक बार बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को सुनिए। मैं देखिए क्या पढ़ने जा रहा हूं, पैरा 38 ऑफ दिस वेरी ऑर्डर। पैरा 38 ऑफ दिस वेरी ऑर्डर क्या कहता है? दम है अरविंद केजरीवाल में इसका उत्तर दे दें। यह कहता है, पहला, as already discussed, the applicant Rajesh Joshi is not in the liquor business and admittedly he was also not a participant in any of the meetings which allegedly took place between the other co-accused or conspirators of the above criminal conspiracy. मतलब किसी मीटिंग में नहीं गया, इसलिए बेल दी। लेकिन मनीष सिसोदिया तो मीटिंग खुद करवा रहे थे। दूसरी बात, he was also admittedly not a part of the cartels. अरविंद केजरीवाल तो खुद कार्टेल बनवा रहे थे। जो यानी अरविंद केजरीवाल की पूरी पॉलिटिक्स इस वक्त फैली हुई दिख रही है। इधर समेटते हैं तो उधर कुछ गलती होती है, उधर समेटते हैं तो इधर कुछ गलती होती है, और पब्लिक सब देख रही है नव भारत पर। जो नहीं दिखा रहे वो अपना समझें, लेकिन हम तो दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे। कल भावना को रेगुलर बेल मिलने को लेकर फैसला आने की पूरी उम्मीद है। देश जिस तरह से नव भारत के साथ खड़ा है, हमें उम्मीद है कि आप कल भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन पाठशाला में अब जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के आंदोलन का चक्कर। क्या पहलवानों का आंदोलन मोदी विरोधियों ने हाईजैक कर लिया है? रेसलर्स का आंदोलन अब किसान आंदोलन पार्ट 2 बनेगा क्या? और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से बीजेपी क्यों बच रही है? भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप में देश के रेसलर्स पिछले महीने 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर भी दर्ज कर ली। लेकिन पिछले 10 दिनों में पुलिस अभी तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तो दूर, उन्हें टच तक नहीं कर पाई। इसके बारे में आगे मैं डिटेल बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आज उन लोगों के बारे में बात करना जरूरी है जो इस शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन को हाईजैक कर लेने के लिए आते हैं और अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने पुराने एजेंडे में धार देने में जुट गए। धरने पर बैठे पहलवानों का समर्थन करने के लिए किसानों के नाम पर कई संगठन आज जंतर मंतर पहुंच गए। रेसलर्स का आंदोलन है, किसान पहुंच गए, जहां इन्होंने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धरना स्थल से कुछ दूरी पर हेवी बैरिकेडिंग की हुई, लेकिन किसानों का नाम लेकर आए ऐसे संगठनों के लोग बहुत जल्दी में थे और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए उन पर चढ़ गए और उन्हें घसीटते हुए सड़क के साइड में फेंक दिया। इन तस्वीरों को देखकर ऐसे लगा कि पहलवानों के आंदोलन को अब उग्र रूप लेता हुआ देश देख रहा है। कई लोगों ने तो पीएम मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए, वहां पर यह भी दावा किया जा रहा है। लेकिन ये वही लोग नजर आते हैं जो एक तरह से किसान आंदोलन के वक्त नजर आए। यानी अब यह चर्चा होने लगी है कि क्या पहलवानों का आंदोलन अब मोदी विरोधियों ने हाईजैक कर लिया है और अब यह किसान आंदोलन पार्ट 2 बनने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि बृजभूषण सिंह के ऊपर लगे गंभीर आरोपों को लेकर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मैं इस पर आगे बात करूंगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर फाइल कर ली है, लेकिन यह सवाल वाजिब है कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? भाई गिरफ्तार तो कीजिए, एफआईआर फिर लिखे किस लिए? पुलिस के इस व्यवहार को देखकर देश के पहलवान नाराज हैं, लेकिन कभी इन पहलवानों ने आंदोलन की मर्यादा के साथ तो समझौता नहीं किया। यह मारपीट तो नहीं हुई, ये धक्का मुक्की जैसी हालत और बैरिकेड्स तोड़ के घुस गए, ये सब तो नहीं हुआ। कभी कोई इस तरह का बयान नहीं आया। लेकिन आज इन खिलाड़ियों के समर्थन में आए किसान संगठन के लोग इस आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जाते दिख रहे हैं। ये आप देख लीजिए बॉस, ये किसान आंदोलन पार्ट 2 टाइप माहौल अब बनने लगा वहां। और इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कृषि कानून के विरोध में पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ अपना सियासी एजेंडा पूरा करने की भरपूर कोशिश की। कल
रविवार को जंतर मंतर पर हुई हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के खाप नेताओं की महापंचायत, और इसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने, चेहरा देख लिए, राकेश टिकैत की एंट्री हो गई। ये भाई साहब तो वैसे भी देश भर में घूमते रहते हैं कि कोई मिल जाए, तुम कर रहे हो कोई आंदोलन कर रहे हो, मैं आऊं। तो राकेश टिकैत ने बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को 20 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया। किसान पहलवान अल्टीमेटम नहीं दे रहे कि ये डेट वो डेट, ये भाई साहब पहुंच के अल्टीमेटम दे दी। ऐसा नहीं होने पर 21 मई को कुछ बड़ा होने की चेतावनी दे दी। ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने कृषि कानून के विरोध के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपना सियासी एजेंडा खूब चलाया, और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जमकर फील्डिंग जमाई थी। लेकिन मोदी योगी की जोड़ी के सामने राकेश टिकैत की राजनीति टिकी नहीं पाई। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को भर भर के सीटें आ गई, इनके मुजफ्फरनगर में सीटें आ गई, लेकिन भाई साहब ने हिम्मत नहीं खोई। ये फिर ढूंढते रहे कोई नया मौका मिले, और इनको मौका मिल गया पहलवानों के आंदोलन। अब ये इस बार फिर से कोशिश में है पहलवानों के आंदोलन के जरिए नरेंद्र मोदी को घेरने की। देखिए कैसे केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, फिर आगे की बात बताते हैं। हाँ भाई, टाइम तो देना ही पड़े भाई। आगे का फिर हम फैसला लेंगे, नहीं कुछ लेता फिर बढ़ा देंगे इसको। आगे क्या वो करेंगे, अभी तो 21 दिन का ये है, 21 तारीख तक का, कि हर रोज हर खाप से लोग आएंगे। हम इतने वो हैं कि सरकार अभी सुनने की नहीं, अभी ये लंबा चलेगा। उसके लिए सबको प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। ये पूरे देश में चलेगा, धीरे धीरे अलग अलग जिलों में चलेगा, आने वाले टाइम पे ये बढ़ेगा। तो ये भाई साहब इस आंदोलन को लंबा चलाने आए, क्योंकि इनको लगा कि रेसलर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए एफआईआर हो गई ये देखते हुए कहीं वापस ना चले जाएं, फिर तो इतने दिन की मेहनत बेकार हो जाएगी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल कैसे बनेगा? तो राकेश टिकैत पीएम मोदी के खिलाफ किसी भी आंदोलन में अपनी पार्टनरशिप ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे किसान आंदोलन हो, पहलवानों का धरना हो। किसान आंदोलन से राकेश टिकैत और विपक्ष के नेताओं ने 2022 के यूपी चुनाव में एक बेहतरीन अवसर माना था, लेकिन ऐसा हो तो सका नहीं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, राकेश टिकैत पहुंच तो जाते हैं, अजय इनको लोग पता नहीं मौका क्यों दे देते हैं। अरे भाई, तुम इनसे पलट के नहीं पूछते कि भाई साहब राकेश टिकैत जी ये बताइए कि तुमने इतना वो किया किसान आंदोलन, पश्चिमी यूपी में 126 सीट है 24 जिलों में, 126 सीट। बीजेपी कितनी जीती थी? बीजेपी इसमें से जीती थी 85 सीट। किसान आंदोलन, पूरा पश्चिमी यूपी नाराज है, किसान नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, वगैरह वगैरह तमाम चीजें बोलकर गए थे। कौन भाई साहब? टिकैत, राकेश टिकैत। ये देखिए भाई साहब, आपके बोलने पर 85 सीट आई, तो आपका क्या ही अपने इलाके में, अपने घर में कोई हिसाब नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो ये तो पहलवानों को पूछना चाहिए ना कि ये भाई साहब आप जाओ, हमको नहीं जरूरत है भाई। इस देश का पहलवान कमजोर है क्या जो उसको किसी टिकैत की जरूरत पड़ेगी, बैरिकेड हिला के गिरा के और वहां तमाशा करने वालों की जरूरत पड़ेगी? धरने पर बैठे पहलवानों के कंधों का इस्तेमाल करके एक बार फिर विपक्ष ने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। इसलिए नेता जंतर मंतर पर चक्कर लगा रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो आए, यहां शीश महल पे जवाब नहीं दे रहे, लेकिन वहां चले गए पहलवानों के पास। कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा होकर चली आई। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये लोग भी होकर आ गए। इनके अलावा पंजाब में अपनी राजनीति की इमेज खोजने की कोशिश में लगे नवजोत सिंह सिद्धू भी जंतर मंतर होकर आ चुके। हर कोई होकर आ चुका। पहलवानों का इस्तेमाल करके चल रही विपक्ष के नेताओं की यह राजनीति एक झटके में बंद की जा सकती है। अगर दिल्ली पुलिस बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार कर ले और केंद्र सरकार बृजभूषण सिंह से कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले ले, क्योंकि इस पद पर रहते हुए जांच करना आसान काम नहीं है भाई। आरोप लगा रहे हैं रेसलर्स कि इन्होंने जो है वो शोषण किया। अब जो आदमी उस फेडरेशन का अध्यक्ष है वही अध्यक्ष रहेगा तो कैसे जांच होगी? गवाह और सबूत प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी भी बृजभूषण सिंह को छूने को तैयार नहीं। या तो भाई आप कोर्ट में कह देते हम एफआईआर नहीं करेंगे,
ये आदमी हमको पता है ईमानदार है, मामला ही खत्म हो जाता है। कोर्ट ने कहा एफआईआर करो, आपने एफआईआर कर ली। कोर्ट ने कहा पॉक्सो एक्ट लगाओ, आपने पॉक्सो एक्ट लगा दिया। लेकिन गिरफ्तार आप कर नहीं रहे। अच्छा, उनको अध्यक्ष के पद से भी नहीं हटा रहे। चलिए आप कहिएगा कि गिरफ्तारी तब कर लेंगे जब जांच पूरी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अध्यक्ष पद से तो हटाइए तब तक। ईमानदारी की बात तो ये होनी चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। नहीं, उसको भी छूने को तैयार नहीं है बीजेपी। बृजभूषण सिंह पर महिला खिलाड़ियों से यौन शोषण के बहुत गंभीर आरोप, जिनकी जांच होनी ही चाहिए और देश को मेडल और सम्मान दिलाने वाले इन रेसलर्स को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि रेसलर्स ही सही है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बृजभूषण सिंह जो हैं वो सही। दोनों के अपने तर्क हैं, दोनों के अपने पक्ष हैं, लेकिन जांच तो हो। देश की लड़कियां, महिलाएं कुछ कह रही हैं तो जांच तो कराएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर करने के बाद भी बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जबकि इस तरह के ज्यादातर मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी होती है। दूसरा सवाल यह कि इस साल फरवरी में खेल मंत्रालय के निर्देश पर बनाई गई जांच समिति की रिपोर्ट अब तक सामने क्यों नहीं आई। यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप के बावजूद बीजेपी ने अपने सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। कम से कम कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा ले लेते ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने बृजभूषण सिंह के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को रोक रखा। बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई में हो रही देरी के पीछे सियासी कारण भी, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। बृजभूषण सिंह भी पूर्वांचल के बाहुबली नेता हैं, जिनकी राजपूत वोटर में अच्छी पैठ मानी जाती है। बृजभूषण खुद 6 बार के सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी है। उनका बेटा प्रतीक सिंह भी गोंडा से बीजेपी एमएलए है। बृजभूषण शरण सिंह का गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या और उसके आसपास के जिलों में दबदबा माना जाता है। हाल ही में यूपी में पंचायत चुनाव हुए और बीजेपी इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि वो बृजभूषण शरण सिंह से कोई इस्तीफा ले ले, कोई कार्रवाई कर दे और वहां मामला गड़बड़ा जाए। बृजभूषण 1999 के बाद से अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह की छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर भी रही। ऐसे में अगर बृजभूषण पर कार्रवाई होती है तो पूर्वांचल में भाजपा का राजपूत समीकरण बिगड़ सकता है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के जाट वोटर भी नाराज हो सकते हैं। यह मामला भी है, लेकिन यह पूरा मामला सियासी समीकरण से बहुत ऊपर है और इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सीधी सीधी बात इतनी है कि इस पूरे मामले में 2 पक्ष हैं। कई लोगों ने मुझसे फोन करके पूछा कि बॉस आप पाठशाला में बता दीजिए रेसलर सही बोल रहे हैं या बृजभूषण सिंह सही बोल रहे हैं। मैंने कहा बॉस ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो रेसलर्स हैं उनके अपने तर्क हैं, उनके आरोप हैं और उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बृजभूषण सिंह भी कुछ तर्क रख रहे हैं, उनके भी अपने पक्ष हैं, उसे भी सुना जाना चाहिए। लेकिन अगर एफआईआर हो रही है, पॉक्सो एक्ट लग रहा है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। और अगर आप रेसलिंग फेडरेशन में जांच करा रहे हैं, पहलवानों के कहने पे जांच करा रहे हैं, तो कम से कम पहलवान संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा तो ले लीजिए। लेकिन इधर वो ये नहीं कर रहे और उधर पहलवान अपने आंदोलन को हाईजैक होने दे रहे हैं। जिसका मन आ रहा है पॉलिटिक्स करके चला जा रहा है और अब ये राकेश टिकैत घुस गए। ऐसे में तो आप ही सेंटिमेंट खो देंगे। पहलवानों को ये समझना चाहिए। बाकी जिसको जो ठीक लगे वो करे।